हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं भौतिक का हम लोग देखने वाले हैं क्या चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। ये इस चैप्टर का नाम है। कौन सा पब्लिकेशन है? तो भारतीय भुवन का है फिजिक्स। ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो लघुत्तरीय प्रश्न का हम लोग उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सके। तो और वीडियो को अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि आँख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं हम लोग? समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र अपने अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार नियंत्रित करता है। ठीक ना। तो किस प्रकार नियंत्रित करता है, इसका उत्तर देखते हैं कि परितारिका या आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आइरिस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? प्रकाश जो हमारी आंखों में जा रहा है उससे हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। अंधेरे में परितारिका के बीच का छिद्र, जिसे पुतली कहते हैं, स्वतः फैल जाती है। अंधेरा में क्या होता है? फैल जाता है। और रोशनी में क्या होता है? सिकुड़ जाता है। देखिए, और तेज रोशनी में सिकुड़ता है। अतः कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है वही काम आँख में पुतली करता है। अतः आइरिस की सहायता से नेत्र के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग धूप को देखेंगे, जब हम लोग दिन में सूर्य को देखेंगे तो देखिएगा नहीं दिखाई देता। जो आँख की जो पुतली होता है वो सिकुड़ जाता है, समझे। तो तेज प्रकाश में क्या होता है? आँख की पुतली जो होता है सिकुड़ जाता है, और अंधेरे में क्या होता है? वो पूरा फैल जाता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टा क्या है, इसे दूर करने के लिए हम किस लेंस का व्यवहार करते हैं। तो निकट दृष्टिता क्या है ये देखते हैं। इसका उत्तर ये हो जाएगा, वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि जो दोष हुआ है, ठीक ना, जो दोष उसको हो गया है वही उसको दिखाई देता, वही उसको दिखाई देता। जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया है ना, इसको किसी व्यक्ति को मान के चलिए कि निकट दृष्टि दोष है, तो उसको निकट वाला दिखाई देता, दूर वाला नहीं दिखाई देता, तब उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक ना। यानी जो दोष हो गया है किसी व्यक्ति को वो दिखाई देता है और उसके विपरीत वाला दिखाई नहीं देता। तो इसको निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछ रहा था। देखिए, निकट दृष्टि दोष साफ साफ दिखाई देता लेकिन दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक ना। अब इसमें देखिए किसका व्यवहार हम लोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल। देखिए निकट, तो 3 अक्षर का है ना, 3 अक्षर का दोष है ना, निकट 3 अक्षर का, तो 4 अक्षर का क्या होता है? इसका व्यवहार किया जाता है। ठीक ना, 4 अक्षर का अवतल। ठीक है, चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि हम देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अतः यदि हम तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाएं तो वहां वस्तुओं को कोष्ठक से देखने में कुछ समय क्यों लगता है। अब देखिए क्यों समय लगता है। जैसे मान के चलिए हम तेज धूप से अंदर रूम में जाते हैं तो कोई वस्तु रखा हुआ रहता है तो वो जल्दी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? इसका देखिए कारण है यहाँ पे। देखिए इसका उत्तर देखिए कि तीव्र प्रकाश में आँख की पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। तीव्र जब प्रकाश होता है, अभी हम एग्जाम्पल दिए थे ना, सूर्य के प्रकाश को देखेंगे और फिर कोई दूसरा वस्तु को देखेंगे तो जल्दी दिखाई नहीं देता है, वही बात यहाँ पे है, सिकुड़ जाती है। कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए आग की पुतली का अधिक खुलकर बड़ा होना आवश्यक है। पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाने के कारण कुछ समय बाद ही वह फैल कर अधिक खोल पाती है। यही कारण है कि तीव्र प्रकाश से कम प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश कर दीजिएगा, प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहाँ रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है। समझे। ये था चौथा का उत्तर। अब चलिए पाँचवा का उत्तर देखते हैं। पाँचवा पहले क्या क्वेश्चन कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर देखिए है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती। कोई वस्तु नेत्र को अत्यंत निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बने, जिसके फलस्वरूप परिणामी
प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। नेत्र की सिलियरी पेशियों उतनी नहीं खींच पाती जितनी कि 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक हो। यही कारण है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि सामान्य आँख कितने नज़दीक रखी वस्तुओं को देख पाता था, लगभग 25 सेंटीमीटर। अगर इससे पहले रखा हुआ है यानी 24, 23 या 25 भी तो अब स्पष्ट नहीं देख पाएगा। चलिए अब हम लोग छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या है क्वेश्चन कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता था। दृष्टि दोष देखिए क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा कि नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देने की दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक ना, जब प्रतिबिंब ही नहीं बन पाता है तो क्या कहते हैं, उसको दृष्टि दोष कह देते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा हो जाता है जरा दूरदर्शिता। ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और ये देखिए बिहार बोर्ड में 2 नंबर में कन्फर्म पूछता है। कन्फर्म समझिए तो 99% चांस रहता है कि ये क्वेश्चन बन जाए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए क्वेश्चन बनता है। नेत्र दोष से तो हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र के 2 मुख्य दोषों के नाम लिखे, इनके उपचार के लिए किस प्रकार का लेंस व्यवहार में लाए। तो 2 मुख्य दोष जो है देखिए यहाँ पे हो जाएगा, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। तो निकट के लिए हो जाता है अवतल लेंस, देखिए यहाँ पे 2 इसका उपचार भी लिख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। देखिए इसको याद कर लीजिए। अभी देखिए निकट बताएं तो थोड़ा देर पहले 3 अक्षर का है ना दोष, ये जो दोष है कितना अक्षर का, 3 अक्षर का, तो 4 अक्षर का इसका उपचार हुआ। 4 अक्षर का इसका उपचार हुआ। यहाँ पे देखिए 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का उपचार, यानी कि जितना अक्षर का दोष रहेगा ओकरा से एक ज़्यादा अक्षर के क्या रहेगा, उपचार रहेगा। तो ये याद रख लीजिएगा, ये 3 और ये 4, ये 2 और ये 3, इस तरह से देखिए एक एक ज़्यादा है ना, एक एक ज़्यादा है, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि दूरदर्शिता नामक दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस को दिखाते हुए किरण आरेख खींचे। तो चलिए इसको देखिए आप लोग लिख लीजिएगा। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा दूरदर्शिता दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। देखिए अभी बोले थे ना, जो दोष से ग्रसित है उसको वो वाला दिखाई देता है साफ साफ, उसके विपरीत वाला नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष से ये क्या है, मतलब पीड़ित है, तो इसको वही वाला दूर वाला दिखाई देगा, नज़दीक वाला नहीं दिखाई देगा। लेकिन नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। दूरदर्शिता नामक दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। देखिए दूर यानी कितना अक्षर का बीमारी, 2 अक्षर का बीमारी, तो 3 अक्षर का देखिए यहाँ पे लेंस लगा ना। इस लेंस का किरण आरेख इस प्रकार है। देखिए किरण आरेख देखिए, इसको आप खींच लीजिएगा। ठीक है, ये किरण आरेख आप इसको बना लीजिएगा। देखिए क्या होता है कि रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन जाता है, इसलिए इसको दूर दृष्टि दोष आँख में हो जाता है। जैसे ये देखिए मान के चलिए आँख है, अब कहाँ पे प्रतिबिंब बनता तो ठीक ठाक रहता है। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पे बनता, यहाँ पे अगर प्रतिबिंब बनता तब तो ठीक है, ना निकट दृष्टि दोष होता ना दूर दृष्टि दोष। लेकिन क्या हो गया कि बन गया ये रेटिना के पीछे बन गया, रेटिना के कहाँ बन गया, पीछे बन गया। इसलिए क्या हुआ कि जो है प्रतिबिंब जो है क्या हुआ, मतलब दूर दृष्टि दोष हो गया आँख में। अगर पहले बन जाता यहाँ पे बन जाता तो निकट दृष्टि दोष हो जाता। अगर यहाँ पे बीचों बीच में बनता यहीं पे तो फिर कोई बीमारी नहीं था। चलिए वो समझ गए होंगे। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण और वर्ण पट क्या है। चलिए ये देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर देखिए हो जाएगा यहाँ पे कि वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये हो गया वर्ण विक्षेपण। और स्पेक्ट्रम क्या है देखते हैं, वर्ण पट क्या, तो श्वेत, यहाँ पे श्वेत कर लीजिएगा। श्वेत प्रकाश से प्राप्त प्रकाश की पट्टी स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश से जो प्राप्त होता है प्रकाश की पट्टी ना, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसमें कितने वर्ण होते हैं, तो बहुत सारे वर्ण होते हैं, 7 वर्ण होते हैं। देखिए 3 3 6 1 7, ठीक ना, 7 वर्ण होते हैं। जैसे बैगनी हो गया, जामुनी, पीला, हरा, पीला, सॉरी कहाँ पे 2 जगह पीला हो गया ना, यहाँ पे नीला कर लीजिएगा, ब्लू, यहाँ पे हो जाएगा नीला कर लीजिएगा। ये पीला जो यहाँ पे है वहाँ पे नीला कर दीजिएगा, ये हो जाएगा पीला, नारंगी तथा लाल। संक्षेप में इसको देखिए क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। विबग्योर से याद रखिएगा, इस 7 रंग का याद हो जाएगा, क्रम याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देखिए इसका विचलन होता है और सबसे कम जो होता है लाल का विचलन होता है, ठीक ना। अब ये विचलन क्या है ये आगे हम लोग देखेंगे, इसी में देखेंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए
कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाएं। तो तारे क्यों क्यों देखिए ये भी बोर्ड में 2 नंबर में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता ही बनता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा कि तारे की टिमटिमाहट उसके प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। ठीक ना, प्रकाश का जो टिमटिमाहट है किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है कि प्रकाश किसके कारण टिमटिमाता है, तो 4 ऑप्शन में रहेगा, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए, हवा की परतों का घनत्व बदलते रहने के कारण तारों से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस परतों से अपवर्तित होकर अपने मार्ग से कभी कम विचलित और कभी अधिक विचलित होती है। इससे आंखों में प्रकाश कभी कभी कम पहुंचता है तो कभी अधिक, जिससे तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। ये है इसका कारण। ठीक ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते कि, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, आप लोग इसको भी लिख के और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकिरणित करते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आँख तक केवल लाल रंग पहुँचता था। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। जो लाल रंग का जो परिकीर्णन होता है बहुत ही कम होता है, फैलता ही नहीं है। अब जब कोई चीज़ फैलेगा ही नहीं, एक जगह ही रहेगा, तो ज़्यादा गाढ़ा दिखाई देगा। और जो ये नीला रंग का जो परिकीर्णन है क्या होता है, पूरा सब जगह फैल जाता है। फैलने के बाद वो चीज़ थोड़ा ना गाढ़ा दिखाई देगा, इसलिए लाल रंग जो है उसका परिकीर्णन जो है बहुत कम होता है। और कम होने के कारण ये क्या होता है, सुबह और शाम को क्या होता है, पूरा गाढ़ा लाल दिखाई देता है, रक्ताभ यानी खून जैसा दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता और न ही वहाँ कोई प्रकीर्णन होता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंद्रधनुष की व्याख्या करें, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई दे पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक ना, देखिए इंद्रधनुष किधर बनेगा ये भी देखिए आप लोग जान जाइए। इधर देखिए सूर्य का प्रकाश, इधर देखिए सूर्य है, तो इसके विपरीत बनेगा, यानी ये साइड बनेगा, ये साइड बनेगा, यानी कि पीठ तरफ हम लोग किस तरह खड़ा रहेंगे, इस तरह, यानी कि हमारा पीठ जो है सूर्य के तरफ रहेगा, तो बनेगा किधर, स्पेक्ट्रम सॉरी ये पर इंद्रधनुष किधर बनेगा, तो इसके विपरीत यानी ई साइड बनेगा। ठीक ना, चलिए ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं श्वेत प्रकाश इसके, देखिए श्वेत प्रकाश इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश होता है, जो उजला प्रकाश होता है, जो सूर्य से जो आता है, सूर्य से उजला प्रकाश आता है, इसको अगर हम लोग प्रिज्म से गुजारेंगे या इंद्रधनुष में देखा जाता है, कितने रंग का होता है, 7 रंग का होता है, इसे ही हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्या होता है, मतलब क्यों होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्यों होता है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि इसका कारण यह है कि लाल रंग कोहरे अथवा धुएं में सबसे कम परिकीर्णित होता है, मतलब ये फैलता ही नहीं है चारों तरफ, और जब कोई चीज़ फैलेगा ही नहीं तो वो एक जगह दिखाई देगा, यानी बहुत गाढ़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है बहुत अधिक होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तब इसके अवयव किसी सफ़ेद पर्दे या दीवार पर भिन्न भिन्न स्थानों पर दिखाई पड़ते हैं, क्यों। तो आप लोग इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा। ठीक ना, पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया, 14 मिनट का हो गया। चलिए आप 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि जब श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। रंगीन पट्टी इस कारण उत्पन्न होती है कि प्रिज्म द्वारा विभिन्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का विचलन अलग अलग होता है। सबका जो तरंगदैर्घ्य का जो विचलन है सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। ठीक ना, जैसे प्रिज्म से जब हम उजला श्वेत प्रकाश को, जब हम व्हाइट प्रकाश को जब हम लोग बाहर निकालेंगे प्रिज्म से होगा तो 7 रंग में विभक्त होता है, और सभी का जो तरंगदैर्घ्य होता है, विचलन जो होता है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक ना, जैसे देखिए क्या होता है कि बैगनी का विचलन सबसे कम होता है, सॉरी विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इसी तरह से देखिए जो लाल रंग होता है, लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। इसमें देखिए आप लोग कन्फ्यूजन होंगे,
ये बैगनी में, और एक होता है लाल रंग। किधर गया लाल रंग? चलिए याद रखिएगा लाल रंग, ठीक ना। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए लाल रंग यहाँ पे और बैगनी यहाँ पे। तो देखिए इसको देखिए याद रखिएगा एक चीज़, लाल रंग का जो विचलन है ना, विचलन, लाल रंग का विचलन कम होता है और बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, विचलन लाल रंग का कम होता है और बैगनी का सबसे अधिक होता है। और अगर तरंग धैर्य पूछ दे तो लाल रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है और बैगनी का तरंग धैर्य कम होता है, ठीक ना। ये याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है, हर एक बार बनता, हर एक बार इससे बन जाता है, विचलन से तरंग धैर्य से, और यही लाल और बैगनी में ही देगा। चलिए तो ये हो गया इसका उत्तर। और आप इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चाहते हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तब ना हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और ऐसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको 1 रुपये का घाटा है नहीं, 1 पैसा का तो घाटा है ही नहीं, तो ज़रूर करना चाहिएगा। इससे आप कर दीजिएगा तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग ज़रूर चाहिएगा कि हाँ मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो, क्योंकि मेहनत जब कोई करता है तो उसको फल मिलना चाहिए। तो ये फल देने वाले आप ही लोग हैं, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।